छोटे सिलेंडरों में गैस भराते हैं और वही 80 रुपया किलो मिलने वाली गैस जब 400 रुपये पहुंच गई तो हमने देखा देश के बड़े बड़े औद्योगिक सेंटर खाली हो गए। सूरत जैसा औद्योगिक सेंटर खाली हो गया। लोग कुछ समय बाद ही अपने गांव की ओर चले गए। दिल्ली में भी हमने देखा, नोएडा में भी देखा, गुड़गांव में भी देखा कि वो तमाम मजदूर बड़ी मुश्किल से गुजारा करने की स्थिति में थे। लकड़ी जलाने की उनको मालिकों द्वारा अनुमति नहीं मिलती और लकड़ी भी मिलना बंद हो गई। तो तब उन लोगों ने घरों की ओर पलायन किया। जो बचा हुआ मजदूर था वो मजदूर कारखानों के अंदर उस गुलामी को झेलते झेलते जब उसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखा तब हमने देखा कि पानीपत के मजदूरों ने जो रास्ता खोला, तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर जो लड़ाई छेड़ी, वो फैलते फैलते आज पूरे देश में फैल गई है। देश का कोई कोना नहीं बचा है जहां फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, खास तौर से ठेका मजदूर, वो दिहाड़ी मजदूर मालिकों से अपनी तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर आ गए। और जब हमने देखा कि नोएडा में, उससे पहले मानेसर में 56 लोगों की गिरफ्तारियां की गई, जबकि कोई भी प्रदर्शन उग्र नहीं था, कोई भी तोड़फोड़ नहीं थी, कोई भी ऐसी घटना नहीं थी जिसके आधार पर कहा जा सके कि हिंसक घटनाएं हो रही हो। और फिर उसके बाद हमने देखा कि नोएडा में जो कुछ हुआ वो सालों का बचा हुआ गुस्सा था जिसको मजदूर फिर सामने निकालने सड़कों पर उतर आए थे। और वो क्या मांग कर रहे थे हम लोग जानते हैं कि उनकी मांगें बहुत मामूली थी। कोई मजदूर कह रहा था कि 20,000 रुपया उनकी तनख्वाह हो जानी चाहिए, 12 घंटा वो काम करते हैं, सरकार ने घोषणा की है कि उनको 18,000 रुपया मिलेगा, ऐसा प्रचार किया गया था। वो जब नहीं मिलता हुआ दिखाई दिया तो लोग सड़कों पर आए। हम इस बात को कहना चाहते हैं, भारत में जो न्यूनतम वेतन रिवाइज के फॉर्मूले हैं उसमें रेप्टा क्रॉस फॉर्मूला सबसे स्वीकृत और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य फैसला है। और उस रेप्टा क्रॉस के माध्यम से, उस फैसले के माध्यम से किसी भी दर्जे की न्यूनतम मजदूरी आज के समय में 42,000 रुपए से कम नहीं हो सकती है। और इसलिए ट्रेड यूनियन होने के नाते हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ देना चाहते। हम मजदूरों की उस वर्ग की आवाज को जो उनके संगठित संघर्ष में, जो उनके पुरखों के संघर्ष में उनको हासिल किए हैं, तो उसी क्रम में हम लोग ये मानते हैं कि रेप्टा क्रॉस का फैसला मजदूर आंदोलन की एक लड़ाई की जीत रहा है जिसके आधार पर वेज रिवीजन किया जाना चाहिए। और इसी की मांग लेकर के तमाम ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि लोग जो न्यूनतम वेज कमेटियां होती है उसके अंदर बैठते हैं, उसी रेप्टा क्रॉस फॉर्मूले के आधार पर आज के समय में किसी भी जगह न्यूनतम मजदूरी अकुशल की 42,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कंपनियां सुपर प्रॉफिट कमाने पहुंच गई हैं, 99% का मुनाफा उठा रही हैं और 1% में बड़े बड़े कारखाने मजदूरों को 10,000, 11,000, 13,000, 14,000 में खटाए पड़े। और ऐसे समय में नोएडा का मजदूर 20,000 रुपया मांग रहा है और वो आप उसको 20,000 रुपया 12 घंटा देने के लिए राजी नहीं है। आपने उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया, तोड़फोड़ करवाई गई। तब हम ये कहना चाहते हैं, ये संगठित हिंसा जब होती है उस असंगठित मजदूर के सामने जो ताकत में तो है लेकिन संगठन की चेतना उसके बीच में नहीं आ पाई है, तो उनका उस मजदूर आंदोलन को कुचल देना आसान काम होता है। और इसीलिए हमने देखा कि उन्होंने उसका बर्बर दमन किया और जहां से जो मिला सड़कों से लोगों को उठा लिया। और हम इस बात को कह रहे थे कि मोदी सरकार ने 3 बड़े क्रिमिनल कानून पास किए हैं और उसका प्रभाव अब इन मजदूर आंदोलनों को तोड़ने में, हड़तालों को तोड़ने में और बेकसूर लोगों को तोड़ने में, जेलों में ठूसने में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नोएडा की पुलिस बोलती है कि उसने किसी को जेल में कानूनन नहीं डाला है, लेकिन वो कहती है कि उसने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का ये अधिकार इन 3 क्रिमिनल कानूनों के संशोधन ने उनको ये अधिकार दे दिया है पुलिस को कि 60 दिन तक की जेल में वो किसी मजदूर को खटा सकते हैं। तब हम देखते हैं कि ये सरकार
एक तरफ मजदूरों और इस देश की आबादी के लिए 3 क्रिमिनल कानून ला करके हड़ताल जैसी गतिविधि को भी अपराध की श्रेणी में शामिल कर देती है, तो ये कानून बनाए हुए उसे 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है और उसी का आज ये प्रयोग नोएडा के अंदर कर रही है। इसीलिए हम लोग इस बात को कहते हैं कि 3 क्रिमिनल कानूनों में जो संशोधन किया गया, बदलाव किया गया, वो बदलाव निश्चित तौर पर इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि सरकार ये क्यों कर रही है। हम लोग ये जानते हैं कि सरकार जिस तरीके से जबरदस्ती सरकार पर बैठी हुई है, ये वोट चोरी की सरकार है। इस सरकार ने वोटों को चोरी कर करके, वोटों नागरिकों के वोट कटा करके अपना सरकार पर जबरदस्ती बनी बैठी है। और इसीलिए हम लोग इसका परिणाम, अभी सबसे दुखद परिणाम बंगाल के चुनाव में देख रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में 90 लाख से ज्यादा नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ऐसी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि कारगिल वॉर लड़े हुए सेना के अधिकारी से लेकर इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज तक का नाम काट दिया गया और वो कह रहा है कि वो भारत का नागरिक है, लेकिन उसका वोट का अधिकार छीन लिया गया है। और इसी वोट कटौती के दम पर इन्होंने बिहार के अंदर सरकार बनाई, इसी वोट चोरी के आधार पर इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाई। तो अब बीजेपी इसी तरीके से वोट चोरी करते हुए और वोट चोरी के खिलाफ या वेतन की चोरी के खिलाफ जब सामने आती, जनता को रोकने के लिए 3 क्रिमिनल कानूनों का इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि नोएडा, मानेसर, गुड़गांव में जिन बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, चाहे वो इनकलाबी मजदूर केंद्र के कार्यकर्ता हो या बिगुल मजदूर दस्ते के कार्यकर्ता हो या फिर सामान्य नागरिक, वो सारे के सारे निर्दोष हैं। आपने उनको बेवजह ही गिरफ्तार किया है और इस दमन के माध्यम से आप मजदूरों की ताकत को तोड़ना चाहते हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, कल भी देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ, भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और आज भी देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, अलीगढ़ हो, मथुरा हो, मुरादाबाद हो, कासगंज हो और उसके बाद आप देखिए लखनऊ हो, तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर एक्टू के तमाम नेताओं को कल रात से ही नजरबंद कर दिया गया है। हमारे एक्टू के नेता अमर सिंह को पिछले 5 दिनों से घर में डिटेंशन की स्थिति में रखा गया है। उनके घर के चारों ओर पुलिस तैनात है। उनके फोन की भी रिकॉर्डिंग की जा रही है, किससे बात कर रहे हैं ये भी उनसे पूछा जा रहा है। तब हम ये कहना चाहते हैं कि आज देश के अंदर हमारी सरकार ने जो कारनामे कर रही है कि वो लोगों की लोकतांत्रिक आवाज को, नागरिक होने के उनके हक को, उसको छीनने का काम कर रही है, उसको दबाने के लिए काले कानूनों को बनाए बैठी है कि जनता उसकी सत्ता के खिलाफ उठ न खड़ी हो, जनता मुनाफे के खिलाफ उठ खड़ी न हो, जनता अपने हक अधिकार के खिलाफ उठ न खड़ी हो। इसीलिए वो कानून दर कानून के संशोधन लेकर के चले आए हैं सामने। और जब हमने देखा कि उनका बस नहीं चला इस पर भी, उसके बावजूद भी उन्हें लगा कि बंगाल का चुनाव वो हार जाएंगे, तो ठीक इसी चुनाव के मौके पर हमने देखा कि संसद विपक्षी सांसद अपने इलाकों में चुनाव प्रचार न कर सके, इसके लिए उन्होंने स्पेशल सत्र संसद का बुला दिया गया। और स्पेशल सत्र होने का मतलब ही था कि सारे सांसद अपने चुनाव प्रचार को छोड़ करके दिल्ली में आ गए और दिल्ली में सरकार उनके साथ एक बहस कर रही है कि महिला बिल वो लाएगी, डिलिमिटेशन को वो लाएगी और फिर से विधानसभा लोकसभाओं के पुनर्गठन की योजना वो लेके आ गई है। और उस पर वो क्या करेगी, कुल मिलाकर के उसने विपक्ष को चुनाव प्रचार करने से रोक देने की एक कुटिल नीति को सामने रखा है। हम ये जानते हैं कि 2024 में जब नारी वंदन का अधिनियम आया था, जिसमें 33% की आरक्षण की बात थी महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभाओं में, उसके बाद हम लोगों ने देखा पूरे विपक्ष ने इस बात को मांग किया कि 2024 में कि ये बिल तत्काल लागू होना चाहिए। तब सरकार ने कहा कि ये बिल 2029 में लागू होगा और आज अचानक उसे कैसे याद आ गई कि वो संसद का स्पेशल सत्र बुला करके यहाँ पर मजदूरों, यहाँ पर देश की आवाज को रोकना चाहती है। और दूसरी तरफ जो मजदूर अपनी दिहाड़ी की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिसे रेप्टा क्रॉस फॉर्मूले के मुताबिक 42,000 होना चाहिए था, उसके विरुद्ध मांग की जा रही है। जो 20,000 की मजदूर मांग कर रहे हैं, उसको भी पूरा करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ऐसे समय में हम इस बात को कहना चाहते हैं
जब ये मजदूर उतर रहे हैं तो सरकार कवर होगा। पिछले दिनों मानेसर में